तारीख 22 फरवरी दिन बुधवार। स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में। मैं हूं मानसी दास और मैं हूं मोहम्मद शाहिद। सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो क्या कहना चाहिए, बोन ऑफ कंटेंशन, वो है पाकिस्तानी तालिबान या टीटीपी। पाकिस्तान ये क्लेम करता है कि वहाँ से टीटीपी और उसकी लीडरशिप ऑपरेट कर रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान पर बने तोरखाम बॉर्डर पर तनाव, लगातार 4 दिन से बंद है सीमा। तोरखाम बॉर्डर के बंद होने का क्या होगा दोनों देशों पर असर, जानेंगे इस पॉडकास्ट में। क्योंकि पाकिस्तान में इतना दिन तक वो अफगानिस्तान में उनको तालिबान का सरकार चाहिए और ऐसा सरकार चाहिए जो कि पाकिस्तान का बात मानेगा, जो कि डुरान लाइन को रिकॉग्नाइज करे, ऐसा कोई सिक्योरिटी चैलेंज पैदा ना करे। बीबीसी के भारत पर असर जानेंगे इस पॉडकास्ट सर्वे को लेकर ब्रितानी संसद में उठाए गए सवाल। In India, a nation with which we have shared values of democracy and press freedoms, that they decided to conduct raids on BBC offices. साथ ही बात उत्तर कोरिया में खाने की कमी की। आगे बढ़ें उससे पहले मोहम्मद शाहिद से सुनते हैं देश दुनिया की खबरें। 22 फरवरी का दिन भर पूरा दिन पूरी खबर मानसी दाश और मोहम्मद शाहिद के साथ। पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच तोरखाम बॉर्डर पर तनाव, तालिबान ने बंद की सीमा। लेकिन तोरखाम के बंद होने का क्या होगा दोनों पर असर? बीबीसी के भारत के दफ्तर पर हुए आयकर सर्वे को लेकर ब्रितानी सांसद में उठाए गए सवाल। उत्तर कोरिया में हो रही है अनाज की कमी। सुप्रीम कोर्ट ने आज शिवसेना के एकनाथ शिंदे धड़े को मूल पार्टी के रूप में मान्यता देने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाली उद्धव ठाकरे की याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के गुट को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते के अंदर अपना पक्ष रखने को कहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने अपने फैसले में बहुमत का आधार लिया है, जबकि संगठन की शाखा पर गौर नहीं किया गया। 2 महीनों में 3 नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार दिल्ली मेयर का चुनाव संपन्न हो गया। आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबरॉय दिल्ली नगर निगम के मेयर पद के लिए चुनाव जीत गई हैं। उन्होंने बीजेपी की प्रत्याशी रेखा गुप्ता को 34 वोटों के अंतर से हराया। आम आदमी पार्टी के आले मोहम्मद इकबाल दिल्ली के नए डिप्टी मेयर होंगे। डिप्टी मेयर के लिए हुए चुनाव में आले मोहम्मद को 147 वोट मिले, जबकि उनके प्रतिद्वंद्वी बीजेपी के कमल बागड़ी सिर्फ 116 वोट ही हासिल कर पाए। रूस और यूक्रेन के बीच जंग को 1 साल पूरे होने को हैं और इसी दौरान रूस के शीर्ष राजनयिक वांग यी मॉस्को के दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने रूस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी निकोलाई पत्रुशेव से मुलाकात की है। वांग यी ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी से कहा कि दोनों देशों के रिश्ते चट्टान की तरह मजबूत हैं। साझा बयान में कहा गया है कि वे शीत युद्ध की शुरुआत करने की मानसिकता का विरोध करते हैं। वहीं चीन के विदेश मंत्री चिन गांग ने बीजिंग में एक सम्मेलन में कहा है कि यूक्रेन के साथ जंग का तेज होना चिंता का विषय है। 我们将继续劝和促谈，为政治解决乌克兰危机提供中国。 चीन के विदेश मंत्री चिनगांग कह रहे हैं कि हम शांति की बात करते रहेंगे और बातचीत को बढ़ावा देंगे और यूक्रेन संकट के राजनीतिक समाधान के लिए चीन का ज्ञान मुहैया कराएंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ हम बातचीत समझौते को बढ़ावा देंगे और सभी पक्षों की चिंताओं को देखेंगे। इस दौरान हम कुछ देशों से मांग करते हैं कि वो तुरंत आग में घी डालना बंद करें और चीन पर आरोप लगाना बंद करें। वहीं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अब से कुछ ही देर पहले वांग यी के साथ मुलाकात की है, जो चीन के शीर्ष राजनयिक हैं, और पुतिन ने कहा है कि दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है। российско-китайские отношения развиваются так, как мы и планировали в предыдущие. पुतिन ने कहा रूस चीन संबंध उसी तरह से विकसित हो रहे हैं जैसे बीते साल योजना के मुताबिक हो रहे थे। सब चीजें आगे बढ़ रही हैं और हम नए मील के पत्थर हासिल कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध आज बेहद मुश्किल हैं। बाइपोलर सिस्टम के ढहने के बाद ये बेहतर नहीं हुए, लेकिन इसके विपरीत ये बेहद मजबूत हो रहे हैं। इस मामले में अंतर्राष्ट्रीय आईने में चीन और रूस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को स्थिर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यूरोप के दौरे पर गए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पोलैंड में आज दौरे का आखिरी दिन है। ऐसा माना जा रहा है कि नेटो के पूर्वी यूरोप के 9 देशों का समूह उनसे सुरक्षा की गारंटी के लिए दबाव डाल सकता है। बुखारेस्ट 9 राष्ट्रों का ये समूह नेटो के सुरक्षा बलों को स्थायी रूप से यहाँ स्टेशन बनाने को कह सकता है। वहीं स्पेन ने भी यूक्रेन की मदद करने का वादा किया है। स्पेन यूक्रेन को एडवांस्ड लेपर्ड 2 टैंक्स भेजेगा।
फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा है कि वेस्ट बैंक में इजरायली सुरक्षा बलों ने 9 लोगों को मार डाला है, जिनमें एक 15 वर्षीय लड़का भी है। गोलीबारी के दौरान 40 से अधिक लोग घायल भी हैं। इस्राएली सेना ने पुष्टि की है कि नबलूस शहर में एक अभियान जारी है, लेकिन इस पर और टिप्पणी नहीं की गई है। इस्लामिक जिहाद आंदोलन के सूत्रों का कहना है कि एक घर में उसके 2 कमांडर मौजूद थे जब इस्राएली जवानों और बंदूकधारियों के बीच झड़प शुरू हुई। जर्मनी के नागरिक को मौत की सजा देने के जवाब में जर्मनी ने ईरान के 2 राजनयिकों को देश से निकाल दिया है। जमशेद शरमहद नाम के जर्मन नागरिक को मंगलवार को आतंकवाद के अपराध में सजा सुनाई गई थी। ईरान की अदालत ने पाया था कि वो एक मस्जिद को बम से उड़ाने में शामिल थे, लेकिन उनके परिवार का कहना है कि उन्हें प्रताड़ित करके उनसे कबूलनामा लिया गया है। और राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर ब्रिटेन की नागरिकता गंवाने वाली शमीमा बेगम की अपील खारिज कर दी गई है। शमीमा बेगम को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा करार दिए जाने के बाद उनसे ब्रिटेन की नागरिकता छीन ली गई थी। जस्टिस जे ने शमीमा बेगम के मुकदमे की सुनवाई कर रहे सेमी सीक्रेट कोर्ट को बताया कि उनकी अपील को पूरी तरह से ठुकरा दिया गया है। नमस्कार, ये बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर है। ये कार्यक्रम सप्ताह में 5 दिन सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे bbchindi.com के लाइव पन्ने के साथ साथ बीबीसी हिंदी के सभी यूट्यूब और फेसबुक पन्ने पर लाइव ब्रॉडकास्ट होता है। इसे आप बीबीसी हिंदी के पॉडकास्ट सेक्शन में भी सुन सकते हैं। आज आपके साथ मैं हूं मानसी दास और मेरा नाम है मोहम्मद शाहिद। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तोरखाम सीमा आज लगातार चौथे दिन बंद है। दोनों तरफ से अधिकारियों के बीच इसे खोलने को लेकर बातचीत जारी है। आज पाकिस्तानी रक्षा मंत्री के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल काबुल में अफगान सरकार के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दे पर बातचीत भी करने पहुंचा। क्या है मामला, इस बारे में जानेंगे। उससे पहले शाहिद ये बताएं कि ये तोरखाम सीमा जो है ये है कहाँ? तो मानसी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ये जानना ज़रूरी है कि दोनों के बीच तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर की लंबी सीमा है, जिसे डूरन लाइन कहते हैं। इतिहास में हम लोग पढ़ते आए हैं डूरन रेखा। इस पर आधिकारिक तौर पर जो है वो 3 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉसिंग है, जिसमें एक स्पिन बोल्डक, एक गुलाम खान और एक तोरखाम है। स्पिन बोल्डक जो है वो दक्षिण की तरफ है और खोजक दर्रे के जरिए अफगानिस्तान के कंधार को पाकिस्तान के क्वेटा से जोड़ती है, और वहीं गुलाम खान जो है वो पाकिस्तान के पूर्व में जो है कोस्ट प्रांत को अफगानिस्तान के उत्तरी वजीरिस्तान से जोड़ती है। और जो तोरखम है जिस पर हम लोग आज पॉडकास्ट कर रहे हैं वो जो है पूर्व में है, पूरब में है, और खैबर दर्रे के पाकिस्तान के पेशावर को अफगानिस्तान के जलालाबाद से जोड़ती है, और वो अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर क्रॉसिंग है। हालांकि इसके अलावा क्योंकि कई सीमा नाके हैं जहां से लोग पैदल या फिर गाड़ियों में आ जा सकते हैं, लेकिन ये 3 इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉसिंग है जो बहुत महत्वपूर्ण है दोनों देशों के लिए। क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो हजारों लोगों का आना जाना और जो लाखों टन सामान होता है वो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है वो तोरखाम के रास्ते जाता है। बिल्कुल। और ये जो है 3 महीने पहले जो है वो स्पिन बोल्डक के चमन बॉर्डर पे जो है तनाव की खबरें थीं, और उस वक्त सीमा को बंद कर दिया गया था। और अब 19 फरवरी को जो है वो अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने तोरखाम सीमा को ये कहते हुए बंद कर दिया कि पाकिस्तान सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर सकी है। सोमवार को यहाँ दोनों पक्षों की तरफ मानसी जो है गोली चलने और सुरक्षा गार्ड के घायल होने की भी खबर आई थी। बॉर्डर बंद होने का या करने का सही कारण क्या है अब तक ये पता नहीं चल पाया है। हालांकि नंगनहार में अफगान सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि पाकिस्तान जा रहे कुछ बीमार लोगों को सीमा पार करने से रोका गया था, जिसके बाद इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया था। हालांकि इसकी भी पुष्टि नहीं हुई है शायद। जी, तो ये पुष्टि नहीं हो पाई है और इसमें बहुत मतलब खुल के बात नहीं हो पा रही है। लेकिन अफगानिस्तान में जो सत्ता पर काबिज है तालिबान, हम सब जानते हैं, उनके प्रवक्ता हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने इस मुद्दे पर एक अफगान टीवी चैनल से ज़रूर कहा है। موقف امارات اسلامی افغانستان حال هم همی است که افغانستان به هیچ کسی تهدید نیست و ما اجازه نمیدیم از خاک افغانستان علیه کدام کشور वो कह रहे हैं, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद तालिबान के प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं अफगानिस्तान किसी के लिए ख़तरा नहीं है, हम किसी के खिलाफ अपनी सरजमी के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं देते, खासकर अपने उन पड़ोसियों के खिलाफ जिसके साथ हमारे साझा हित जुड़े हैं। अफगानिस्तान की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान की सुरक्षा अहम है, ठीक वैसे ही जैसे ईरान और दूसरे पड़ोसियों की। खुदा न खास्ता बात असुरक्षा की हुई तो इसका असर सीधे या परोक्ष तौर पर
और अफगानिस्तान पर पड़ेगा। तो एक तरह से पाकिस्तान को भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी जमीन से आपको कोई खतरा नहीं है। लेकिन दूसरी ओर तालिबान ने खुद बंद किया है, ये भी एक बड़ा सवाल है, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को खतरा इसलिए मान रहा है क्योंकि हमने अभी देखा है कि किस तरीके से पाकिस्तान में हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। टीटीपी जिस तरीके से एक्टिव हुआ है तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को ज्यादा खतरा महसूस हो रहा है। लेकिन इस मामले को लेकर जो बैठक हुई जिसके बारे में हम जान रहे थे, वो कैसी रही ये जानना जरूरी है, उसमें क्या बात हुई। तो मैंने बात की है इस्लामाबाद में मौजूद बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी से और वहां का बैठक का एक अपडेट लिया है कि क्या नतीजा रहा। अभी तक जो है वो कोई इंफॉर्मेशन तो शेयर नहीं की गई फॉरेन ऑफिस की तरफ से कि क्या बातचीत हुई है और क्या नतीजा निकला है। बस ये कंफर्म कर दिया गया है कि आज एक बहुत ही हाई लेवल डेलीगेशन जिसको कि डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हेड कर रहे थे और जिसमें बहुत टॉप जो सिक्योरिटी लीडरशिप है वो उसके भी लोग शामिल थे, इंक्लूडिंग DGISI। इन लोगों ने आज विजिट किया है और काबुल में जो अफगान तालिबान की सरकार है वहाँ पर मुलाकातें की हैं और सिक्योरिटी जाहिर है सबसे बड़ा नुक्ता एजेंडे पर यही था। और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान काफ़ी जो रिश्ते हैं उनमें तनाव है, उतार चढ़ाव रहा है और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो क्या कहना चाहिए बोन ऑफ कंटेंशन, वो है पाकिस्तानी तालिबान या TTP। पाकिस्तान क्लेम करता है कि वहाँ से TTP और उसकी लीडरशिप ऑपरेट कर रही है और यहाँ पर वो हमले करते हैं पाकिस्तान में और वो लोग बैठे अफगानिस्तान में हुए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफ़ी जो है पिछले कुछ महीनों से नवंबर ऑनवर्ड्स एक वेव आया है टेररिज्म का, खास तौर पर निशाने पर है जिसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस। जी, ये अब क्या लगता है, दोनों देशों के रिश्ते बड़े अच्छे रहे हैं, तल्ख भी होते रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि मामला सुलझ जाएगा जल्दी? देखिए, मामला सुलझ जाएगा। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को आगे ही बहुत से मसले हैं, उनको इंटरनेशनल एक्सेप्टेंस नहीं है। पाकिस्तान उनका मुकदमा वो जाकर इंटरनेशनली लड़ा होता है। इसके अलावा ये है कि उन पर सैंक्शंस हैं। तो इसमें एक ये जो ट्रेड और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो पाकिस्तान के साथ एक उनका जो कनेक्शन है, जिसको पाकिस्तान ने काफ़ी जो है आसान भी किया जब से ये तालिबान सरकार आई है, वीजा रिस्ट्रिक्शंस कम की हैं, आसानी की है उनके लिए। ये उनका एक बहुत क्रूशियल लाइफलाइन है। तो अभी कहा यह जा रहा है क्योंकि ये बंद यूनिलैटरली अफगानिस्तान की तरफ से इस बार बॉर्डर हुआ है, तो अफगानिस्तान में जाहिर है लीडरशिप को ये समझ है कि बहुत देर तक इस तरह से बॉर्डर बंद नहीं रखेंगे क्योंकि उनकी अपनी तरफ उनके लोगों का दबाव होगा कि इसको खोलें। तो इसलिए लगता ये है कि ये मुद्दा जल्दी हल होगा। और दूसरा, पाकिस्तान भी समझता है कि अफगानिस्तान जो है उसकी एक अहमियत है और एक खास हद से ज्यादा वो मामलों को या टेंशन को आगे नहीं ले जाना चाहता अफगानिस्तान के साथ। तो उम्मीद तो यही है कि ये मसला जल्दी हल हो जाएगा। तो मानसी, ये थी इस्लामाबाद से बीबीसी संवाददाता शुमाइला जाफरी, जिनका कहना है कि ये मामला जल्द जो है वो सुलझ सकता है। जी, लेकिन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड में तोरखम बॉर्डर कितना अहम है और ये जो तनाव है, ये मामला कितना गंभीर है, ये समझने के लिए अब से थोड़ी देर पहले मैंने संपर्क किया मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में रिसर्च फेलो स्मृति एस पटनायक से। और मैंने सबसे पहले उनसे यही पूछा कि दोनों के बीच व्यापार के लिए तोरखम कितना अहम है। जैसे आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, वो पाकिस्तान के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट है अपने ट्रेड के लिए। दोनों के बीच में भी अपीटा है अफगानिस्तान पाकिस्तान ट्रेड ट्रांजिट एग्रीमेंट। तो ये खूब ही सिग्निफिकेंट है, ये एक मेजर ट्रेडिंग पॉइंट है। लोग बोलते हैं कि 80% जो ट्रेड होता है वो तोरखम बॉर्डर से जाती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस बार तालिबान ने ही बंद किया ये वाला ट्रेड, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत लाभजनक है क्योंकि पाकिस्तान मेजर इंपोर्ट सोर्स है अफगानिस्तान के लिए। तो ये तो हुआ इकोनॉमिक टर्म्स में, यानी आर्थिक स्तर पर इसकी अहमियत। स्ट्रैटेजिकली ये बॉर्डर पॉइंट कितना इम्पोर्टेंट है? वैसा अगर आप देखेंगे अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जो है उसमें बहुत ऐसी जगह है जो कि जो ट्राइब पाकिस्तान के तरफ है वही सेम ट्राइब अफगानिस्तान के तरफ है। और जो डुरान लाइन है उसको तो अफगानिस्तान का जो सरकार रही है, पहले का सरकार और अभी का इवन तालिबान सरकार जब पहले भी थी वो नहीं मानते डुरान लाइन। उनको लगता है कि वो जो एथनिक ट्राइब्स है, पश्तून है, उनको ये वाला डुरान लाइन उनको डिवाइड किया है।
तो स्ट्रेटेजिकली इसीलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि पाकिस्तान ने चाहता है कि तालिबान अगर पावर में आएगा तो ये जो डुरान लाइन है उसको एक स्टेबिलिटी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। ये जो बॉर्डर ऐसा ही बॉर्डर है जहाँ पे बहुत डिफिकल्ट है, मतलब उसको रोक लगाना लोगों का आने जाने को। तो पाकिस्तान कुछ साल पहले वहाँ पे बार्ब्ड वायर फेंस इरेक्ट करने का कोशिश किया था, लेकिन कुछ पार्ट में उसने बार्ब्ड वायर फेंस लगाया है, लेकिन इसको तालिबान नहीं मानता है। तो स्ट्रेटेजिकली डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है। अगर पाकिस्तान सोच रहा है कि अगर एक वेल गार्डेड बॉर्डर होगा तो जो लोग यहाँ पे क्राइम कमिट करते हो अफगानिस्तान की तरफ ना जा पाए। बहुत कोशिश के बावजूद भी ये संभव नहीं है क्योंकि टेरेन भी ऐसा है, टेरेन भी साथ नहीं देता है, माउंटेनियस टेरेन है, आपका इंटर एथनिक जो ट्राइबल लिंकेजेस इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन ये पहली बार नहीं है, तोरखम से पहले चमन बॉर्डर में भी तनाव हुआ था। एक तरफ पाकिस्तान कंप्लेन करता है कि हम लोग इतना बोलने के बावजूद अफगानिस्तान का जो सरकार है, तालिबान सरकार, हमारा बात नहीं सुन रहा है और कुछ कर नहीं रहा है। और पाकिस्तान ऐसे ओपनली भी टीटीपी के लोग हैं जो अफगानिस्तान के अंदर शेल्टर लिए हैं, उनको अगर हैंड ओवर नहीं करेगा तो पाकिस्तान बॉर्डर क्रॉस करके अटैक करेगा। तो ये जो आप टेंशन देख रहे चमन बॉर्डर में और अभी तोरखम बॉर्डर में, ये एक है कि मैनिफेस्टेशन ऑफ द टेंशन जो चल रही है तालिबान सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच में। मतलब लार्जर जो रिलेशनशिप दोनों देश में अभी है, मतलब इतना अच्छा तो नहीं है, तो वही संपर्क का एक मैनिफेस्टेशन है, मैं बोलूंगी। जी, लेकिन क्या पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है सीमा को लेकर, उसका कुछ असर आप रीजनल सिक्योरिटी पर भी देखती हैं? देखिए, ये रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर तो उतना असर नहीं होगा क्योंकि लोकलाइज्ड है अभी तक तोरखम और चमन बॉर्डर में, ये लोकलाइज ही रहेगा। लेकिन रीजनल इंस्टेबिलिटी अगर अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर में होगा और ये जो बॉर्डर का एरिया है जो ट्राइब मतलब इस तरफ उस तरफ जो ट्राइब रहते हैं, जैसे एक डिस्टेबिलाइजेशन सब समय रहेगा क्योंकि पाकिस्तान ने इतना दिन तक वो अफगानिस्तान में उनको तालिबान का सरकार चाहिए और ऐसा सरकार चाहिए जो कि पाकिस्तान का बात मानेगा, जो कि डुरान लाइन को रिकॉग्नाइज करे, ऐसा कोई सिक्योरिटी चैलेंज पैदा ना करे। लेकिन अभी का जो परिस्थिति ऐसा है, जो रिलेशनशिप तालिबान और पाकिस्तान के बीच में जो है, उसकी वजह से एक्चुअली अभी वो स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है। और सेकंड चीज है तालिबान के लिए कि उनको लगता है कि जब उनका फाइट हुआ था जो यूएस फोर्सेस के अगेंस्ट में और सॉइल में, अफगान सॉइल में फाइट करने के लिए जो मदद किए थे वो टीटीपी के लोग थे, अपना ट्राइब का लोग थे, जो पश्तून थे, जो इस तरफ रहे थे पाकिस्तान की तरफ। तो अभी मतलब अभी पावर में आए हैं, वो नहीं चाहेंगे कि जो लोग उनको हेल्प किए हैं को सौंप दे पाकिस्तान के पास। तो ऑब्वियसली एक मेजर डिफरेंस रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस में रिसर्च फेलो स्मृति एस पटनायक बता रही थी कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के अपने अपने हित हैं। आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी का पॉडकास्ट दिन भर पूरा दिन पूरी खबर bbchondi.com पन्ने पर और बीबीसी हिंदी के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव। आगे बात होगी। For years, North Korea has suffered from food shortages, due in part to its extreme isolation. बीबीसी पर ब्रितानी संसद में चर्चा और उत्तर कोरिया में अनाज की कमी की। लेकिन पहले शाहिद जानते हैं कि सोशल मीडिया पर जो श्रोता हमसे जुड़े लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। मैं यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ देता हूं। मानसी प्रकाश हाथला हैं, पाकिस्तान की बात हो रही है तो कहते हैं हमारा गांव पाकिस्तान बॉर्डर के पास बाड़मेर जिले में है। दादाजी बीबीसी हमेशा सुनते थे और अब हम तीसरी पीढ़ी बीबीसी की ऑडियंस है। इस भरोसे के लिए बीबीसी हिंदी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रकाश जी, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया इस बात का। भरोसा बनाए रखें और सुनते रहें, इसको शेयर करते रहें। डॉक्टर देशबंधु बाजपेयी लगातार कमेंट्स करते हैं और लगातार उनका कमेंट लाइव चैट में चलता रहता है, शुक्रिया। डॉक्टर मनोज शुक्ल हैं, कहते हैं खूबसूरत आवाज़ में बेहतरीन प्रस्तुति, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनोज शुक्ल। चंद्रभान कुमार हैं, कहते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव ये अप्रत्याशित नहीं है, तो पाकिस्तान के आतंकवाद के कारण है, ये इनका चंद्रभान कुमार का कहना है। लगातार कमेंट्स आ रहे हैं। अपना दोस्त नाम का एक कमेंट कर रहे हैं, यूज़र है, उनका नाम क्या है कुछ नहीं पता, लेकिन वो लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सटीक और भरोसेमंद समाचार के लिए बीबीसी का जलवा आज भी वैसे ही कायम है जैसा धारावाहिक रामायण में
अरुण गोविल का है। अरुण गोविल, हाँ, उस इन्होंने किरदार को शायद ही आखिर कोई भूल पाए। इन्होंने अपना नाम आखिर लिखा है, आगे लिखा है ऋषिकेश गुप्त, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश से। जी, फेसबुक पर भी कई लोग हमें सुन रहे हैं। असीत कुमार सिंह लिखते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान सरकार को अपनी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने की कोशिश करनी चाहिए थी, लेकिन दोनों आपस में उलझ गए हैं। मांगीलाल लखारा लिखते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध को हल करने का उनके पास एक तरीका है, और वो ये कि रूस को नेटो में शामिल होने का न्योता भेज दिया कृष्ण जाए। गोपाल कह रहे हैं सर हमारा भी नाम नहीं लेते हैं, हम निराश हो जाते हैं। तो कृष्ण गोपाल जी निराश मत होइए, सुनते रहिए। सबका नाम नहीं लिया जा सकता है क्योंकि बहुत थोड़ा सा वक्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग इसको शेयर भी ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, और इसको सुनते तो आप हैं ही, शेयर करेंगे तो और ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो जी, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पॉडकास्ट के दूसरे पड़ाव में बीबीसी के भारतीय दफ्तरों पर हुई आयकर विभाग की कार्रवाई की, जिसके बारे में ब्रिटेन की संसद में चर्चा हुई। बिल्कुल मानसी, आयकर विभाग की कार्रवाई को लेकर ब्रितानी संसद में सवाल उठे हैं। 14 फरवरी को बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में आयकर विभाग ने सर्वे शुरू किया था। जो आयकर विभाग का कहना है कि वो सर्वे था जो 3 दिनों तक चला था, और 16 फरवरी की शाम तक आयकर विभाग की कार्रवाई चली थी। मंगलवार को ब्रितानी संसदों ने निचले सदन जो है हाउस ऑफ कॉमन्स, उसके नियमित कामकाज के दौरान अर्जेंट क्वेश्चन के जरिए ब्रितानी सरकार से पूछा कि विदेश मंत्री इस कार्रवाई पर किसी तरह का बयान जारी क्यों नहीं करते। मानसी, ब्रिटेन की सरकार की ओर से अब तक इस मामले में किसी तरह का आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। और यहाँ ये बताना भी बहुत ज़रूरी है कि बीबीसी एक स्वतंत्र संस्था है जो किसी भी रूप में ब्रितानी सरकार का अंग नहीं है। ब्रितानी सरकार से 3 सांसदों ने सवाल पूछे हैं। इनमें ब्रितानी लेबर पार्टी के नेता फैबियन हैमिल्टन, भारतीय मूल के लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी और ब्रिटेन की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के सांसद जिम शैनन शामिल हैं। सबसे पहले लेबर पार्टी के नेता फैबियन हैमिल्टन के बयान की बात करते हैं। उन्होंने भारत सरकार की इस कार्रवाई पर चिंता जताई है। In a democracy with true media freedoms, criticism cannot be shut down unnecessarily and freedom of expression must be protected at all costs. लेबर सांसद फैबियन हैमिल्टन कह रहे हैं कि जहां सही मायनों में प्रेस अपना काम करने के लिए स्वतंत्र हो, ऐसे लोकतांत्रिक देश में बिना वजह आलोचनात्मक आवाजों को नहीं दबाया जा सकता। अभिव्यक्ति की आज़ादी की हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए। पिछले हफ्ते बीबीसी के भारत स्थित दफ्तरों पर छापा मारा जाना काफ़ी चिंताजनक है, चाहे इसकी आधिकारिक वजह कुछ भी बताई जाए। बीबीसी दुनिया भर में अपनी उच्च गुणवत्ता वाली भरोसेमंद रिपोर्टिंग के लिए जाना जाता है, और उसे बिना किसी भय के रिपोर्टिंग करने की आज़ादी होनी चाहिए। एक भारतीय मूल के जो दूसरे लेबर पार्टी के सांसद हैं, मतलब लेबर पार्टी के दूसरे सांसद जो हैं और भारतीय मूल के हैं, तनमनजीत सिंह ढेसी, उन्होंने भी इस मुद्दे पर ब्रितानी सरकार से सवाल पूछे हैं। Thank you very much. Mr. Speaker, we in the UK are very proud of our press freedoms and indeed are accustomed to the BBC and other reputable media. तनमनजीत सिंह ढेसी कह रहे हैं कि ब्रिटेन में हम प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर काफ़ी गर्व की अनुभूति करते हैं। हम बीबीसी और दूसरे सम्मानित मीडिया समूहों की ओर से ब्रितानी सरकार, इसके प्रधानमंत्री और विपक्षी दलों की जवाबदेही तय किए जाने के अभ्यस्त हैं। इसी वजह से हम में से कई लोग चिंतित थे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जिसके साथ हम लोकतांत्रिक और प्रेस स्वतंत्रता के मूल्य साझा करते हैं, और वहाँ की सरकार ने प्रधानमंत्री के कदमों की आलोचना करने वाली डॉक्यूमेंट्री की रिलीज के बाद बीबीसी के दफ्तर पर छापा मारने का फैसला किया। ऐसे में मंत्री महोदय की अपने समकक्ष से क्या बात हुई, ये बताया जाना चाहिए, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि पत्रकार बिना भय या किसी को फायदा पहुंचाए अपना काम कर सकते हैं। ये हैं लेबर पार्टी के सांसद तनमनजीत सिंह ढेसी। विपक्षी दलों के सांसदों की ओर से सवाल उठाए जाने के बाद ब्रितानी सरकार में मंत्री डेविड रटले ने अपनी सरकार का पक्ष रखा। उन्होंने पहली बार जानकारी दी कि ब्रितानी मंत्रियों ने इस बारे में अपने भारतीय समकक्षों से बात की है। Minister. We stand up for the BBC, we fund the BBC, we think the BBC World Service is vitally important. We want the BBC to have डेविड रटले कह रहे हैं कि हम बीबीसी के साथ खड़े हैं, हम बीबीसी को फंड करते हैं। हम चाहते हैं कि बीबीसी की संपादकीय स्वतंत्रता हो। भारत के साथ हमारे व्यापक और गहरे रिश्तों की वजह से हम रचनात्मक ढंग से भारत सरकार के साथ अलग अलग मुद्दों पर बात करने में सक्षम थे, और हम इस मुद्दे पर लगातार निगाह बनाए हुए हैं। बीबीसी ने अपने बयान में बताया है कि वो इस मामले में अपने कर्मचारियों की सभी तरह से मदद कर रहा है। अगर उनकी ओर से कॉन्सुलर सपोर्ट मांगा गया तो वो भी उपलब्ध है। हम प्रेस की स्वतंत्रता का पूरी तरह समर्थन करते हैं। ये ब्रिटेन के मंत्री हैं जिन्होंने बयान दिया है। मानसी,
अगर हम बात करें तो इसमें आयकर विभाग ने भी जब बयान दिया था, तो बीबीसी ने आयकर विभाग का सर्वे पूरे होने के बाद इस मामले में एक विस्तृत बयान जारी करके कहा था कि वो इस मामले में टैक्स अधिकारियों का सहयोग करती रहेगी और आशा करते हैं कि ये मामला जितनी जल्दी संभव हो सुलझ जाएगा। और आयकर विभाग इसको सर्वे कहता रहा है। और बीबीसी ने यह भी कहा था कि हम भरोसेमंद, निष्पक्ष, अंतर्राष्ट्रीय और स्वतंत्र मीडिया हैं। हम अपने उन सहकर्मियों और पत्रकारों के साथ खड़े हैं जो लगातार अपने पाठकों, श्रोताओं और दर्शकों तक बिना भय और पक्षपात के समाचार पहुंचाते रहेंगे। बयान में बीबीसी ने यह भी कहा कि आयकर विभाग के अधिकारियों के मंगलवार को बीबीसी के दफ्तर में आने के बाद माहौल तनावपूर्ण और बाधा डालने वाला रहा। हमारे कई सहकर्मियों से बहुत लंबी पूछताछ की गई, उनमें से कुछ को अपनी रात ऑफिस में बितानी पड़ी। इस दौरान कई घंटे बीबीसी के पत्रकारों को काम नहीं करने दिया गया। कई पत्रकारों के साथ आयकर विभाग के कर्मचारियों को पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार भी किया। बीबीसी ने यह बयान जारी करके बताया था, For years, North Korea has suffered from food shortages, due in part to its extreme isolation, brought on by its development of nuclear. ये तो बीबीसी के बयान की बात हुई। मानसी, अब बढ़ते हैं प्रोग्राम अपने इस पॉडकास्ट में दूसरी तरफ और बात करते हैं उत्तर कोरिया की। उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों की रेस में लगा है और बीते कुछ वक्त से खाद्यान्न की तंगी का सामना कर रहा है। इस बीच उसके सरकारी अखबार में एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि जरूरत जितनी भी क्यों न हो, देश को बाहर से अनाज की मदद नहीं लेनी चाहिए। ये ऐसे वक्त कहा जा रहा है मानसी, जब उत्तर कोरिया के पड़ोसी देश दक्षिण कोरिया की सरकार ने दावा किया है कि वहां भूख से लोगों की मौतें हो सकती हैं और हालात बेहद बुरे हो सकते हैं। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने बीते साल ही कहा था कि देश अब तक के दूसरे सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहा है। सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर शाहिद दक्षिण कोरियाई अधिकारियों ने कहा है कि 2021 के मुकाबले 2022 में उत्तर कोरिया में जो अनाज का उत्पादन है वो 1,80,000 टन कम हुआ है। यहाँ चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, जैसे मक्के की कीमतें इस साल 20% बढ़ी हैं। हाँ, हालांकि ये बात भी सच है कि वहाँ की जो असल स्थिति है क्या है, इस बारे में जो है वो कम ही जानकारी बाहर आती है मानसी। पता नहीं चलता कि उत्तर कोरिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो इसी पर जो है बीबीसी की सोल संवाददाता हैं जॉन मैकेंजी, उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। For years, North Korea has suffered from food shortages, due in part to its extreme isolation, brought on by its development of nuclear weapons. तो जो सोल संवाददाता हैं जोन मैकेंजी, मानसी, वो कह रही हैं कि उत्तर कोरिया में बीते कई सालों से अनाज की किल्लत देखी जा रही है। इसका एक कारण ये है कि ये अलग थलग पड़ गया है, जबकि दूसरा कारण ये कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियारों की होड़ में लगा हुआ है, जिस कारण उस पर कई प्रतिबंध हैं। इसका थोड़ा बहुत व्यापार चीन के साथ होता था, लेकिन कोविड महामारी के कारण उसने चीन के साथ सटी अपनी सीमा को सील कर दिया, जिसके बाद व्यापार ठप हो गया। संयुक्त राष्ट्र ने भी खाद्यान्न के रूप में मदद की पेशकश की है, लेकिन इसे उत्तर कोरिया ने ठुकरा दिया है। इसके सरकारी अखबार रोडोंग सिनमुन ने आज चेतावनी दी कि दूसरे देश राहत सामग्री की आड़ में देश को जाल में फंसा सकते हैं और देश के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप कर सकते हैं। अखबार ने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए अगर विदेश से मदद ली तो ये जहर की गोली लेने के समान होगा। ये बीबीसी की सोल संवाददाता हैं जोन मैकेंजी, उनकी ये रिपोर्ट है। जी, लेकिन अगर उत्तर कोरिया की बात करें शाहिद, तो उसने एक के बाद एक परमाणु बम ले जाने में सक्षम कम दूरी की और लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसके बाद कई मुल्क उससे नाराज हैं। अमेरिका ने कहा है कि इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुप रहना खतरनाक है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया जोखिम में आ सकती है। और इससे पहले आखिरी बार दिसंबर 2017 में जो है संयुक्त राष्ट्र ने उत्तर कोरिया को लेकर बड़ा कदम उठाया था और उस पर लगे प्रतिबंधों को और कड़ा कर दिया था। आगे बढ़ते हैं शाहिद, और अब बात करते हैं खेल की खबरों की। और अगर अब स्पोर्ट्स की बात करें तो सबसे पहले जो सबसे हम लोग हमेशा शुरुआत करते हैं क्रिकेट की, लेकिन आज क्रिकेट से शुरुआत ना करके एक ज़रूरी खबर पे शुरुआत करते हैं, और वो ये है कि जो हमारी टेनिस स्टार थी सानिया मिर्ज़ा, आखिरकार उनका टेनिस का करियर समाप्त हो गया मानसी। और हम सब जानते हैं टेनिस का नाम जब भी लिया जाता है तो महेश भूपति, लिएंडर पेस के बाद जो दूसरा और तीसरा नाम याद आता है वो सानिया मिर्ज़ा का है। उनका आखिरी टूर्नामेंट था दुबई टेनिस टूर्नामेंट, टेनिस चैंपियनशिप, उसमें जो वो आज हार गई और
उनकी जो कल हार गई, कल मैच था रात में, और उनके अमेरिकन जोड़ीदार थे मेडिसन कीज, उनको रशिया की वेरोनिका कुदेरमेटोवा और ल्यूडमिला सैमसोनोवा ने 6-4, 6-0 से हराया है। 36 साल की सानिया मिर्ज़ा हैं, उन्होंने पहले ही संन्यास की घोषणा कर दी थी। और मानसी जो है, सानिया मिर्ज़ा जो है वो 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं। इनमें से 3 जो है विमेंस डबल थे और 3 मिक्स डबल्स कैटेगरी के थे। और सानिया ने जो आखिरी ग्रैंड स्लैम था वो 2016 में जीता था। और अगर मैं पुरस्कारों की बात करूं, भारत के पुरस्कारों की बात करूं जो सरकार देती है, तो उसमें मानसी सानिया को 2004 में अर्जुन अवार्ड, 2006 में पद्मश्री पुरस्कार, 2015 में राजीव गांधी खेल पुरस्कार और 2016 में पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था। और अगर अब मैं क्रिकेट पर आता हूं, जो है टेस्ट और जो ऑलराउंडर्स की जो है वो रैंकिंग जारी हो चुकी है, तो इस वक्त ऑलराउंडर की श्रेणी में सबसे ऊपर चल रहे हैं रविंद्र जडेजा। और इन ऑलराउंडर में 3 जो हैं वो भारत के हैं, जिनमें रविंद्र जडेजा के अलावा दूसरे नंबर पर रविचंद्र अश्विन हैं और 5वें नंबर पर अक्षर पटेल हैं। ये टॉप 5 है टेस्ट ऑलराउंडर्स की ताज़ा रैंकिंग है, जिसमें शीर्ष पर रविंद्र जडेजा बने हुए हैं। और अगर मैं टेस्ट गेंदबाज की बात करूं तो उसमें जेम्स एंडरसन नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। तो ये थी क्रिकेट की खबर। जी, दिन भर पूरा दिन पूरी खबर में आज इतना ही। आज स्टूडियो की जिम्मेदारी थी अजीत सारथी पर। कल शाम 7:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक मानसी दास और मोहम्मद शाहिद को दीजिए अनुमति। नमस्कार।